हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे किरण का सेट नंबर 2। इससे पहले एक सेट अपलोड कर दिए हैं और जिनको भी दरोगा का प्रीवियस ईयर को देखना है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो यह हो जाता है अद्वैतवाद। ठीक है, आदि शंकराचार्य एक दार्शनिक और धार्मिक शास्त्री थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को संकेतिक किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत के मौलिक सिद्धांत को ब्राह्मण को वास्तविकता, ब्रह्मांड को एक भ्रम और केवल ब्राह्मण को ही सजीव प्राणी के रूप में परिभाषित किया है। वे अद्वैत वेदांत का विकास, पुनरुत्थान और प्रसार के लिए 4 मठों के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह हो जाता है कृष्ण प्रथम के द्वारा। कन्नड़ शिलालेख में उल्लेखित लेखकों के अनुसार एलोरा महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। यह सामूहिक रूप से एलोरा गुफाओं के 34 मंदिरों और मठों में एक है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया है? तो यह हो जाता है चार्ल्स मेसन। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों की पहचान का पहला श्रेय 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ल्स मेसन को जाता है। 1829 ईस्वी में इन्होंने पंजाब रियासत का दौरा किया और हड़प्पा स्थल पर आए और 1842 में इन्होंने बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब में विभिन्न यात्राओं का वर्णन पुस्तक में विवरण दिया है। हड़प्पा स्थल की खोज श्रेय पुरातात्विक D.R. साहनी को जाता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह हो जाता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अक्टूबर 1775 या 7 नवंबर 1862 तक भारत के अंतिम मुगल सम्राट के साथ साथ तिमूरिड वंश के अंतिम शासक भी थे। 1857 से 58 के भारतीय विद्रोह में शामिल होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें यांगून म्यांमार, रंगून बर्मा, ठीक है, निवासित कर दिया था और 1862 में बंदी स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चली थी। तो यह हो जाता है थाने के बीच। ठीक है, भारत के पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसने 21 मील 33.81 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें साहिब, सिंध और सुल्तान नामक 3 इंजन थे। भारत में वर्ष 2013 में अपनी पहली यात्री गाड़ी को 160वां वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाही को हार मिली थी? तो यह हो जाता है बदली की सराय। 8 जून 1857 को ब्रिटिश सैनिक ने बदली की सराय में विद्रोहियों की सेना को पराजित कर दिया और पूरे दिल्ली शहर पर नजर रखने के लिए प्रसिद्ध पर्वत कटक पर मोर्चा संभाल लिया। ब्रिटिश कमांडर जॉन निकोलसन की सहायता में अधिक ब्रिटिश कुमकों के पहुंच जाने से विद्रोही को पराजय का मुंह देखना पड़ा और 6 दिनों की छिट-फूट लड़ाई के बाद ब्रिटिश सैनिक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो यह हो जाता है 1600 ईस्वी में। रानी एलिजाबेथ से अधिपात्र रॉयल चार्टर्स प्राप्त करने के बाद 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। यह अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी के समान निर्मित सबसे पुरानी कंपनी में एक थी। कंपनी ने 1757 से 1857 तक भारत पर शासन किया।
आठ नंबर क्वेश्चन है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृष्टिकृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया और सितंबर 1857 में इन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन दरवाजा था? तो यह हो जाता है 8 के 2 कश्मीरी दरवाजा। ठीक है, कश्मीरी गेट दिल्ली के ऐतिहासिक प्राचीन नगर का उत्तरी गेट है। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस गेट पर आक्रमण कर दिया था और 14 सितंबर 1857 की सुबह पुल और गेट के बाएं दरवाजे को बारूद के प्रयोग से नष्ट कर दिया। इस प्रकार दिल्ली की घेराबंदी का अंत करते हुए विद्रोहियों पर अंतिम आक्रमण किया गया। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? तो यह हो जाता है दामोदर सावरकर। विनय दामोदर सावरकर को 50 वर्ष कैद की सजा दी गई थी और 4 जुलाई 1911 को इन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिल्वर जेल में भेज दिया गया था और उनके साथी कैदियों में उनके भाई गणेश सावरकर सहित कई राजनीतिक कैदी शामिल थे। गणेश सावरकर को शीघ्र ही रतनगिरी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में उन्हें यरवदा जेल सेंट्रल जेल भेज दिया गया और अंत में सख्त पाबंदियों के साथ इन्हें 6 जनवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, हम लोग डिस्कशन सही देखते चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो यह हो जाता है बिहू। ठीक है, असम में मकर संक्रांति में बिहू का नाम से मनाया जाता है। इस दिन असम के सभी किसान अपने खेतों की पूजा करते हैं और इस दिन असम में कई सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं और विशेष रूप से बिहू नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है। 11 नंबर प्रश्न है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी? तो यह हो जाता है 4 मेट्रू के द्वारा, मेट्रस्को के द्वारा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो यह हो जाता है 3 सोवियत संघ में। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के रूस के अग्रणी नेता थे। वर्ष 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ रूस का विखंडन हो गया और तथा 11 नए देशों का निर्माण हुआ। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई? तो यह हो जाता है 4 जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। उनकी मृत्यु राष्ट्रपति कार्यकाल में हुई। एक शिक्षावादी और बुद्धिजीवी हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? तो यह हो जाता है अनुच्छेद 370। ठीक है, 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्वायत्तता दी गई है। अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर के संबंध में रक्षा, विदेशी मामले और संचार के विषयों में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय में संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त कर 2 संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया गया। 15 नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था? तो यह हो जाता है 15 का हो जाता है 3 पांचवी। ठीक है, 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीनों की अवधि में भारत में आपातकालीन घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी और फरवरी 177 में 1977 ठीक है 1977 में हुए आम चुनाव में
जनता पार्टी विजयी रही। इस अवधि में भारत में 5वीं योजना 1974 से 1979 तक लागू थी। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान है, तो यह हो जाता है 3, आंशिक रूप से कठोर एवं आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के कारण भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। एक कठोर संविधान को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता, जबकि एक परिवर्तनशील संविधान का संशोधन काफ़ी लचीला और सहज होता है। और भारत में जहां संविधान में कुछ प्रावधान संसद में साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, वही बाकी प्रावधान को संसद के 2/3 बहुमत कठोर की आवश्यकता होती है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में किसके प्रतिनिधि के लिए नामित किया जाता है, तो यह हो जाता है एंग्लो इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि एंग्लो इंडियन सामुदायिक लोकसभा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हो, तो वह उस समुदाय के 2 सदस्यों का सदन में मनोनीत कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधित्व के लोकसभा का निर्माण होता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह हो जाता है 1, ठीक है, BR अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तनीय करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है, तो यह हो जाता है 4, इनमें से कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकारों के दिए गए दिशा निर्देश का यह सिद्धांत है। केंद्र एवं राज्यों के सरकार को नीति और नियम बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। हालांकि मौलिक अधिकारों के विपरीत इन सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। 20 नंबर प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह हो जाता है 4, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में के मध्य जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए संविधान द्वारा एक विशेष बैठक के रूप में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया और राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक का आयोजन कराता है। 21 नंबर प्रश्न है कि किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की कि लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन, तो यह हो जाता है 4, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। वह रिपब्लिक पार्टी के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि लोकतंत्र लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो यह हो जाता है जिम्बाब्वे ने आधिकारिक तौर पर 18 अप्रैल 1980 को श्वेत अलगाववादी शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की और मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियाटिक फ्रंट ने किया था और जिम्बाब्वे 1890 से 1979 तक औपनिवेशिक शासन में अधीन था। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, तो यह हो जाता है 23 का हो जाता है 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिसमें अस्थिरता आती है और लोकतंत्र में कई लोगों से सलाह लेनी पड़ती है जिससे देरी होती है और लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म देता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिनिधित्व पर आधारित है।
24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कौन सा देश सार्वभौमिक व्यस्क मत अधिकार का अनुसरण नहीं करता है। तो यह हो जाता है 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का तात्पर्य है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक, चाहे उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थिति का कुछ भी हो, वोट देने के लिए स्वतंत्र है। 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और आगे है कि एस्टोनिया ने अपने नागरिकता नियम इस प्रकार बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना मुश्किल हो जाता है। और फिजी में चुनावी प्रणाली में ऐसी है कि एक स्वदेशी फिजी को वोट का मूल्य एक भारतीय फिजी वासी के वोट से अधिक है। 25 नंबर है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यह हो जाता है बृहस्पति। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दो सागरों को जोड़ने वाले जल को एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है। तो 26 के हो जाता है 26 के हो जाता है 2 जल डमरू। जल डमरू, ठीक है। जल डमरू एक संकीर्ण जल क्षेत्र है जो जल के दो बड़े बड़े स्रोतों या दो समुद्रों को जोड़ता है। यह प्राकृतिक रूप से निर्मित एक संकीर्ण विशिष्ट रूप से नौगम जलमार्ग है जो जल के दो बड़े स्रोतों को जोड़ता है और जल डमरू स्थल संयोजकता के विपरीत है। 27 नंबर है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाले प्रक्रिया का नाम क्या है। तो यह हो जाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। जो हल्का रहेगा उसको हम छोड़ देंगे, ये सब ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है। तो 28 के हो जाता है 3 मध्य प्रदेश। 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राज्य किसकी साक्षरता दर उच्चतम होता है। तो यह हो जाता है केरल का, ठीक है। उपलब्ध वर्तमान आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा ने केरल को साक्षरता दर के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सितंबर 2013 में त्रिपुरा का साक्षरता 94.65 और जनगणना 2011 के अनुसार केरल का साक्षरता दर 93.91% देश में सर्वाधिक था, ठीक है। 30 नंबर है कि अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है। तो 30 के हो जाता है 1 शीतकालीन मानसून। मानसून के दो प्रकार होते हैं, गर्मी का मानसून और जो अप्रैल से सितंबर तक चलता है, और जाड़े के मानसून जो अक्टूबर से मार्च तक चलता है। सितंबर के अंत में स्थित उल्टी होने पर दक्षिण पूर्वी मानसून हवाएं अपना रुख बदल लेती है जिन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। और उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई नमी से भरी मानसून हवाएं लौटते समय भारत के तमिलनाडु, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में समान से भारी वर्षा कराती है। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 31 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो यह हो जाता है 31 का हो जाता है 1991 में। 31 का हो जाता है 2 ठीक है, 1992 में हो जाता है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त बैठक सम्मेलन यूनिसेड, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और यह 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में पहले मानव पर्यावरण सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। और प्रमुख राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए और इसने वैश्विक वन सिद्धांतों का भी समर्थन किया और एजेंडा 21 अपनाया, ठीक है। 32 नंबर है कि सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा खाली स्थान से भी गुजरती है। तो यह हो जाता है 1 राजस्थान से। सिक्किम उत्तरी पूर्वी हिमालय में 27 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 88 डिग्री से 88 डिग्री पॉइंट 58 से 88.55, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य स्थित है। समांतर उत्तरी रेखा भी राजस्थान से गुजरती है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये पूछता है, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 33 नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है। तो यह हो जाता है 33 का हो जाता है 4 कावेरी। शिव समुद्र कावेरी नदी पर स्थित प्राकृतिक सुंदरता वाला एक छोटा
द्वीप शहर है। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है और द्वीप द्वारा विभाजित कावेरी नदी की दो धाराएं जलप्रपातों के रूप में जुड़वा जलप्रपात बरुचुकी और गगनचुकी जलप्रपातों का निर्माण करती है। इन्हें संयुक्त रूप से कावेरी प्रपात या शिव समुद्र प्रपात के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए। तो यह हो जाता है 5वीं। भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकालीन स्थिति की घोषित की गई और भारत में उस समय पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 चल रही थी। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपरनेफ्लेशन का परिमाण होगा। तो यह हो जाता है 3 मुद्रा की कीमत में गिरावट। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो किसी देश में मुद्रास्फीति की दर में प्रायः तेजी से वृद्धि होती है। स्थानीय मुद्रा में वास्तविक मूल्य में तेजी से कमी आती है और स्थानीय मुद्रा के रूप में लोगों को अपनी संपत्ति का न्यूनतम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आधिकारिक मुद्रा के वास्तविक मूल्य में तेजी से कमी आने के कारण अर्थव्यवस्था में समान कीमत स्तर में तेजी से वृद्धि होती है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है। तो यह हो जाता है आधारभूत खाद्यान्न। पूर्णतः अप्रत्याशित मांग का अर्थ है कि यह कि उपभोक्ता कीमत में परिवर्तन पर ध्यान दिए बिना वस्तु या सेवाओं को खरीदेगा। पूर्णतः अप्रत्याशित मांग में विद्यमान होने के क्रम में स्थानापन्न वस्तुओं उपलब्ध नहीं होती है। आधारभूत खाद्यान्न ऐसी मांग का एक उदाहरण है क्योंकि यह मानव की सर्वाधिक मूल आवश्यकता को संतुष्ट करने में समृद्ध और इसका कोई स्थापन नहीं है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किए जाने वाले हैं एक है। तो 37 के हो जाता है 1 अप्रत्यक्ष कर। वस्तु और सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला करों का स्थान ग्रहण करेगा। ठीक है। ये 2017 में पूछा हुआ है ग्रहण करेगा। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिशुल्क, राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर, वैट और चुंगी सहित विभिन्न अप्रत्यक्ष करों में शामिल किया जाएगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है। पहले ही से ही प्रिंट है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है। तो 38 का हो जाता है 2 वित्तीय सेवाएं से। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेश के लिए भारत का राष्ट्रीय मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य वहन योग्य रीति से बैंकिंग, बचत और जमा खातों, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन आदि बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना की शुरुआत मोदी ने 28 अगस्त 2014 को की थी। अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है। तो यह हो जाता है 1 कृषि में। घरेलू क्षेत्र के भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, 2015-16 का ही प्रिंट किया हुआ है। घरेलू क्षेत्र के भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू बचत का सबसे बड़ा अंशदाता है। वर्ष 15-16 में वर्तमान बाजार मूल्य का योगदान जीडीपी का 19.2 था जिसके निजी कंपनी का योगदान 11.9% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 इसको देख लीजिएगा करेंट अफेयर में। ठीक है। 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो यह हो जाता है वित्त मंत्रालय। वित्तीय नीति का साधन जिसके द्वारा सरकार देश के अर्थव्यवस्था का निगरानी करने और प्रभावित करने हेतु अपने व्यय स्तर और करदारों को समायोजित करती है, इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। वित्तीय नीति मौद्रिक नीति की सिस्टर स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक देश की मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है।
42 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो 42 का हो जाता है 4, सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वितरित उपलब्ध कराना। लघु इकाई विकास और पूर्ववर्ती एजेंसी बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक वित्तीय संस्थान है जो लघु वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दरों पर ऋण प्रदान करता है, जो बाद में लघु छोटे और मध्यम उद्यमी को ऋण प्रदान करते हैं। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। 43 नंबर प्रश्न है कि नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय नहीं किए जाते हैं। तो 43 का हो जाता है 2, 43 का हो जाता है 2, 1 और 2 नहीं किए जाते हैं। ठीक है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर और वित्तीय घाटा लक्ष्य, इसको देख लेते हैं डिस्कशन में। बाकी सब SLR CRR और आयकर दर किए जाते हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंध शामिल है। RBI कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरणों जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तरल संयोजन सुविधा LAP, सीमांत अस्थायी सुविधा SMF और बैंक दर और नगद आरक्षित अनुपात CRR और सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR और खुला बाजार परिचालन OMS इत्यादि के द्वारा मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करता है। और वित्तीय घाटे का लक्ष्य और आयकर की दर वित्तीय नीति के अंतर्गत आते हैं, जो कि कराधान और सरकारी व्यय से संबंधित है, जिन्हें सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब होंगे। तो यह हो जाता है अनंत। ठीक है, 45 नंबर है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो यह हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। 46 नंबर है कि मृग तृष्णा क्या है। मृग तृष्णा क्या है। तो यह हो जाता है 4, यह दृष्टि भ्रम है, पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण बनता है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाता है, यह उदाहरण है। तो यह हो जाता है थ्योरी, आर्किमिडीज के नियम का। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिपाष्ट का नियम प्रयोग नहीं होता है। तो यह हो जाता है थ्योरी, विद्युत ओवन में। ठीक है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, तथा इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबक या कई क्रियाशील उपकरणों जैसे जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, बिजली के पंखों में उपकरण जैसे प्रेरक, कुकर, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर ग्राइंडर इत्यादि में मूल सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 49 नंबर का प्रश्न है कि समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत से छत से फेंके जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यह हो जाता है 49 के हो जाता है थ्योरी। ठीक है, 49 के हो जाता है थ्योरी। ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगा। ए और बी का गतिज ऊर्जा समान होगा। ठीक है, यदि फेंके हुए गेंद पत्थर के वेग के समान तो दोनों गेंद समान वेग के साथ भूमि को स्पर्श करेगी। दोनों पत्थर का द्रव्यमान समान है, अतः जब भूमि को स्पर्श करेगी तो गतिज ऊर्जा की समान होगी, चूंकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। ठीक है, 50 नंबर देखते हैं कि सोडा जल खाली स्थान प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। तो यह हो जाता है एक, द्रव में गैस। ठीक है, सोडा जल यह वह जल है जिसमें एक दबाव पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है, और एक विलयन का उदाहरण जिसमें गैस CO2 और द्रव H2O में घुल जाती है, यह प्रक्रिया कार्बोनेशन कहलाती है। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। तो यह हो जाता है कैल्शियम सल्फेट। जल में अस्थायी कठोरता अत्यंत घुलनशील मैग्नीशियम सल्फेट भूमिगत लवणीय जल से और कम घुलनशील कैल्शियम सल्फेट जिप्सम भंडार से के कारण होता है। अस्थायी कठोरता के विपरीत इस कठोरता को जल को उबालने से दूर नहीं किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा मिलाकर या एक आयन एक्सचेंज कॉलम के द्वारा प्रभावित कर हटाया जा सकता है।
52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl है, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज्यादातर विस्फोट होने का कारण है, तो 53 का हो जाता है 3, ठीक है, मीथेन और हवा हो जाएगा। 53 का हो जाएगा 2, ऑक्सीजन और एसिटिलीन इसमें दिया हुआ है। मीथेन इसमें हवा ही होना चाहिए, ठीक है, मीथेन और हवा इसमें दिया हुआ है। मीथेन और हवा का मिश्रण खदानों में विस्फोट का मुख्य कारण है। मीथेन एक विस्फोटी गैस है जो हवा के संपर्क में आते ही विस्फोट कर जाती है। खनन सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी लैंप, विद्युत उपकरण आदि को गंभीरता से नहीं लेने पर कभी कभी कोयले खदानों के अंदर जानलेवा दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है कि पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है, तो यह हो जाता है यकृत। यकृत दूषित हो जाता है। पीलिया यकृत से जुड़ा रोग खासकर हेपेटाइटिस से संबंधित है। पीलिया में आंख और त्वचा पीले रंग का हो जाता है। 55 नंबर है कि रिटेक्स बीमारी किसके अभाव से होता है, तो यह हो जाता है विटामिन डी के कमी के कारण है। 56 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है, तो यह हो जाता है पत्ता का। 56 के हो जाता है एक पत्ती से, ठीक है। 57 नंबर है कि कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो यह हो जाता है जूट, ठीक है। जूट एक लंबा, मुलायम, चमकदार और वनस्पति रेशा है जिसे मोटे और मजबूत धागों में बुना जा सकता है। इसे मुख्यतः कोरोकोरस वंश के पौधे से प्राप्त किया जाता है। जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। यह वैश्विक स्तर पर उत्पादन और उपभोक्ता के मामले में कपास के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका प्रयोग टाट, बोरा और बड़े थैले के रूप में किया जाता है। 58 नंबर प्रश्न है कि कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है, तो 58 के हो जाता है 4, चेचक। चिकन पॉक्स वैक्सीन वायरस के संपर्क में आने के बाद दी जाती है। यह वैक्सीन विशेष रूप से व्यक्ति के वायरस के संपर्क में आने से 3 से 5 दिन के अंदर दी जानी चाहिए। टीका छोटी माता वेरिसेला से बचाव करता है, इसके प्रभाव को कम करता है। इसे वेरिसेला या वैक्सीन भी कहा जाता है क्योंकि चिकन पॉक्स वेरिसेला जस्टर वायरस के कारण होता है। यह वैक्सीन जीवित लेकिन कमजोर या दुर्बल वायरस से तैयार की जाती है। 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है, तो यह हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 6 प्रमुख वायु प्रदूषक निम्नलिखित कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, भूमितल और ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विविधता पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख 3 ग्रीन हाउस गैस जो मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। यह जलवायु प्रदूषण से संबंधित है। 60 में है कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाता है वे किस प्रकार के यौगिक है, तो यह हो जाता है 60 का हो जाता है 3 प्रोटीन का, ठीक है। एंटीबॉडी में, ठीक है, ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है, ए बी में एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। ये 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 61 नंबर मैथ का है, इसको बना लीजिएगा, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। 61 का हो जाता है 3, ठीक है। एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालकर अंकों का अवशिष्ट संख्या जोड़ देना है और कर देना है, ठीक है। 62 नंबर मैथ का 62 नंबर भी है, औसत का प्रश्न है। 62 के हो जाता है 3, 62 का हो जाता है 3, ठीक है। 63 का हो जाता है 2। 64 नंबर देखते हैं। 64 का हो जाता है 3। 65 का हो जाता है 2। 66 का हो जाता है 2। 67 नंबर है हिंदी का प्रश्न कि भुजंग शब्द का अर्थ है। भुजंग शब्द का अर्थ है, तो यह हो जाता है 4, सांप। भुजंग शब्द का अर्थ सांप होता है, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न इंग्लिश का है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लेट द डाई, तो यह हो जाता है 59 का हो जाता है 1, ठीक है। लेट द प्लांट बी वाटरेड रेगुलरली लेट द डाई, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर इसमें है कि सी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट, ठीक है। तो यह हो जाता है
एक, ठीक है। सी अपलोग्रिसिटी, इसको पढ़ लीजिएगा, एंड एडेड दैट सी वाज सॉरी सी हैड नॉट रिटेन, ठीक है। 71वां प्रश्न देखते हैं जीके का है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था। तो यह हो जाता है 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1931 में गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष पुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया और 1934 में पटना के अमजनवा इस्लामी हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्यों में राम वृक्ष पुरी और गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल और अब्दुल बारी और कपूरी ठाकुर और बसवान सिंह आदि थे। 72 नंबर है कि उदयपुर अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह हो जाता है 3, पश्चिमी चंपारण है। उदयपुर अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया शहर के समीप लगभग 10 किलोमीटर पर फैला एक अभयारण्य है। बाघ अभयारण्य एवं पशु के लिए विख्यात है। 73 नंबर है कि अक्रिय क्रम के आधारभूत चट्टान आर्कियन क्रम के आधारभूत चट्टान बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है। तो यह हो जाता है 1, कैमूर में नहीं है, बाकी सब है, मुंगेर शेखपुरा में है। देखते हैं डिस्कशन में, आर्कियन क्रम के आधारभूत चट्टाने पर प्रथम अपर्दन क्रिया हुई जिससे यह रूपांतरित हो गई। रूपांतरित पहली चट्टानों में धरवार समूह का कहलाता है। यह मूल्यवान खनिज चट्टानों पाई जाती है। बिहार में नवादा, गया, मुंगेर, शेखपुरा जिलों में यह चट्टान पाई जाती है। 74 नंबर है कि बिहार में प्रेतशिला और रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो यह हो जाता है 3, गया में। दक्षिण मैदान राज्य के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो मैदानी भाग में कुल क्षेत्रफल का 37.15% है। यहाँ की पहाड़ी में गया में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ी है। औसत ऊंचाई 230 मीटर है। जहानाबाद स्थित बरार की पहाड़ी तथा नालंदा के दक्षिण छोर पर राजगीर की पहाड़ी है। 75 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है। तो यह हो जाता है 3, Ctrl+S। 76 नंबर है कि प्रयोक्ता के नामों में बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। तो यह हो जाता है 76 के 4 @ हो जाएगा, ठीक है, @ 77 है कि स्मार्टफोन में समानता प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह हो जाता है 1, एंड्रॉयड, ठीक है। 78 नंबर है कि भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की। तो यह हो जाता है 1, अगिन 5, ठीक है, DRDO। अगिन 5 एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल में है जिसका रेंज 5500 से 5800 किलोमीटर है। यह भारत का पहला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है। तो यह हो जाता है 4, इंद्र, ठीक है। इंद्र भारतीय डॉपलर रडार के लिए एक संक्षिप्त नाम है। यह DRDO द्वारा सेना और वायु सेना के लिए विकसित 2D रडार की एक श्रृंखला है। परम पुणे में CDAC द्वारा डिजाइन और संकलित किए गए सुपर कंप्यूटरों में एक श्रृंखला है। 80 नंबर है कि खाली स्थान के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेस के कार्यों को जारी रखने के लिए रैमन मैग्सेस अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो यह हो जाता है 3, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेस के महान कार्यों और शासन में सत्यानिष्ठा, लोगों को साहसी सेवा प्रदान करने और लोकतांत्रिक समाज के अंतर्गत प्रशासनिक आदर्शवाद की स्थापना करने को जारी रखने के लिए रैमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार की स्थापना 19 अप्रैल 1957 में की गई थी। 81 नंबर है कि डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन के साथ खाली स्थान को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। तो यह हो जाता है भारत रत्न पुरस्कार 3, ठीक है।
चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। भारत रत्न पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रत्न को 2 जनवरी 1954 को प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के साथ प्रारंभ किया गया और डॉक्टर राधा कृष्णन और सीवी रमन के साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। 82 नंबर है कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह पंक्ति किसकी है? तब 82 को हो जाता है 3 जॉन किट्स का। ठीक है। 83 नंबर है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो यह हो जाता है 2 महात्मा गांधी। ठीक है। 84 नंबर है कि एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब किसने लिखा है? तो यह हो जाता है 84 को हो जाता है 1 आर्थर कोहन डॉयल। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 1970 से मनाया जा रहा है। ठीक है। अब देखते हैं 87 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है जेनेवा में। ठीक है। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को वर्साई की संधि के आधार पर हुई थी। बाद में 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट उदाहरण अभिकरण बन गया। मजदूरों की अवस्था और रहन सहन के स्तर में सुधार करना और आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसमें 3% सरकार, नियोजक तथा कामगारों की प्रतिनिधि मांग लेते हैं। 1969 में इस संगठन के शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं 88 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग है? तो यह हो जाता है 6। ठीक है। 89 नंबर है कि WTO का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाता है 2 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया गेट के स्थान पर इसे जाने के लिए स्थापना 1995 में मार्केज समझौता के अंतर्गत की गई थी। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 90 नंबर है कि स्टोन वालिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 4 क्रिकेट से। 91 नंबर है कि किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था? तो यह हो जाता है 1 पारसी। 1888 में मुंबई में पारसी समुदाय द्वारा स्थापित ओरिएंटल क्रिकेट क्लब एक क्रिकेट क्लब था। भारतीय क्रिकेट की उत्पत्ति जो भारतीय द्वारा खेला जाने वाला क्रिकेट है बॉम्बे से मानी जाती है और भारत में यह खेल पारसी लोगों के एक छोटे समुदाय के द्वारा शुरुआत किया गया था। 82 नंबर है कि वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यह हो जाता है 7। ठीक है। पोलो में 4, कबड्डी में 7, हॉकी में 11। ठीक है। नेक्स्ट है 93 नंबर की 14 अंश राजनीति खाली स्थान से संबंधित है। तो यह हो जाता है 3 नक्सलवाद को संभालना। 13 मार्च 2006 को केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में नक्सलवाद पर एक 14 सूत्रीय नीति की घोषणा की जो नक्सल समस्या पर दस्तावेज और नामक पुस्तिका में उल्लेखित है। नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों से सरकार को सख्ती से निपटने के बात इस दस्तावेज में कही गई है। 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? तो यह हो जाता है भारतीय सर्वेक्षण। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबसे पुराना विभाग है। 1767 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संकेतित करने में मदद करने के लिए यह भारत सरकार का सबसे पुराने इंजीनियरिंग विभाग में से एक है। यह मानचित्रण और सर्वेक्षण के प्रभारी के रूप में भारत के केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी है। 95 नंबर प्रश्न है कि एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह हो जाता है 2 अमरावती में। एयर इंडिया द्वारा अमरावती में, ठीक है, इसको देख लीजिएगा,
अमरावती में हो जाए, ठीक है। 96 नंबर है कि 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ हुआ है, तो यह हो जाता है 1 मेघालय में। 3 जुलाई 2024 को मेघालय के उमरोई में नोमैडिक एथलीट अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वां संस्करण है। यह 2 सप्ताह का परीक्षण कार्यक्रम था जो 16 जुलाई 2024 को समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य अर्ध शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में अर्ध पारंपरिक अभियान में दोनों देशों में सैनिकों के बीच संचार का बेहतर बनाना था। 97 नंबर है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो यह हो जाता है वियना, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार वियना दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने योग्य शहर है। ऑस्ट्रिया के वियना ने लगातार तीसरे साल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स का पहला स्थान प्राप्त किया और शहर ने ग्लोबल इंडेक्स पर 98.4 स्कोर प्राप्त किया, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 173 शहरों को 5 श्रेणी में रैंकिंग देता है, जिसमें स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा शामिल है। 98 नंबर प्रश्न है कि सरकार ने आधार वर्ष संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति का प्रमुख कौन है, तो यह हो जाता है विश्वंत गोल्डर। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष संशोधन के लिए विश्वंत गोल्डर की अध्यक्षता 26 सदस्यीय समिति का गठन किया। CSO के पूर्व महानिदेशक GC मन्ना और आर्थिक विकास संस्थान के चेतन घाटे और NICO पुणे से पाथर्स रे इस समिति के प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेंज कौन बनी है, तो यह हो जाता है 1, ठीक है, रेचल रीव्स, ठीक है। 100 नंबर है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह हो जाता है भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट, किरण का पूरा प्लेलिस्ट हम बना देंगे।